फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर के अंतर्गत आपने पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट ऑफ लीवरेज एनालिसिस को जाना। आज हम स्टेटमेंट देखें। इसमें जो इनकम स्टेटमेंट तैयार होता है, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन, यानी ग्रॉस मार्जिन। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो प्रेजेंट करते हो वर्टिकल फॉर्म में, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसको आप कह सकते हो, सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करते हैं, यानी जो बेचा गया गुड्स है उसकी लागत। अगर मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा नेचुरली, और अगर परचेज करके सेल कर रहे हैं तो जो बाइंग कॉस्ट होगा वो होगा। यहाँ पे हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट दोनों जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में नहीं बांट के क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, यानी वेरिएबिलिटी के आधार पर टोटल एक्सपेंस जो होता है ऑपरेटिंग को, उसको दो क्लास में बांटा गया, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन कहलाता है, और फिर कंट्रीब्यूशन में से जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जैसे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एंड अदर फिक्स्ड चार्जेस, उसको माइनस करते हैं तो जो आता है रिजल्ट, उसको कहते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। फिर EBIT में आपने देखा बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स, या ना तो इंटरेस्ट कटा है ना टैक्स कटा है। फिर EBIT में से हम जो फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज है, जिसको फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज कहते हैं, जो लोन या डेब्ट्स फंड का इस्तेमाल कैपिटल स्ट्रक्चर में किया गया है, उस डेब्ट्स पर एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एनुअली पे करना होता है। सपोज कीजिए 1 लाख रुपीज़ आपने लोन ले रखा है, कैपिटल स्ट्रक्चर में शामिल किया है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो 10,000 एनुअली इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो फिक्स चार्ज ऑफ इंटरेस्ट हुआ, उसको माइनस कर देते हैं, तो जो फिगर आता है रिजल्ट, उसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पहले था बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट माइनस कर दिए तो बिफोर टैक्स बचा, अब उसमें से टैक्स माइनस किए तो जो रेस्ट अमाउंट बचा वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये क्या हो गया, PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना। तो प्रॉफिट टैक्स देने के बाद, यानी आप गौर से समझे, आपका जो भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, ग्रॉस मार्जिन है, उसमें से पहले आप अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हो फिक्स्ड वाला, फिर इंटरेस्ट माइनस करते हो, तो एक्सपेंस टोटल माइनस हो गया, VC और FC, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों माइनस हो गया। अब आपका कोई कॉस्ट नहीं है। अब आपके पास जो अर्निंग बचता है, जिसको EBIT आप कहते हो, उसमें पहला क्लेम डेब्ट्स या फाइनेंसर्स का होता है, जिन्होंने आपको मनी फाइनेंस किया है कैपिटल के रूप में एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो पहला क्लेम उनका होता है। तो फिर आप उस प्रॉफिट में से उस फाइनेंसर्स को या मनी लेंडर्स को आप इंटरेस्ट पे कर देते हो। अब जो आपका प्रॉफिट, यानी एक कंट्रीब्यूटरी था, वो स्टेक होल्डर था जो आपको फाइनेंस किया था, तो उसके बाद जो बचा प्रॉफिट, उस पर अब सरकार टैक्स लेगी, तो सरकार का टैक्स जो भी रेट है उस समय प्रिवेल्ड रेट, उससे आपने प्रिस्क्राइब रेट से पेड कर दिया। अब जो बचा प्रॉफिट वो ओनर का है, ओनर के लिए अवेलेबल है, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ऑलवेज अवेलेबल टू ओनर ऑफ द फर्म। अब सपोज कीजिए ओनर जो है कंपनी के, अगर मान लेते हैं तो कंपनी के दशा में दो प्रकार के ओनर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर। तो इसमें से भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना है, तो उसके कैपिटल पर उसको डिविडेंड दे देते हैं, तब जो बचता है प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बच जाता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम ये मान के चल रहे हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर नहीं है, जो भी है सब ओनर का है, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो इस प्रकार से इनकम स्टेटमेंट हमने ड्रॉ किया है। सेल्स 10 लाख माना और वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख, तो 4 लाख कंट्रीब्यूशन हुआ, उसमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट को 2 लाख माना, यानी फिक्स्ड कॉस्ट को, तो 2 लाख EBIT हुआ। EBIT में से हमने फिक्स इंटरेस्ट 50,000 एनुअली बर्डन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको घटा दिया तो 1.5 लाख। ये इनकम स्टेटमेंट से आप पहले भी परिचित हो। तो हम इसी में अगर देखें तो
ये जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच अगर रिलेशन देखें तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ही फंक्शन कर रहा है। ये 4 लाख और 2 लाख के बीच लीवर का काम कौन कर रहा है? 2 लाख। इसका शेप एंड साइज जैसे ही बड़ा होगा, छोटा होगा, तो इस दोनों का रिलेशनशिप पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये दर्शाता है ऑपरेटिंग लीवरेज को। इस दोनों के बीच जब हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, 4 लाख कंट्रीब्यूशन एंड 2 लाख ईबीआईटी, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, अगर 4 लाख में 2 लाख से डिवाइड करें तो 2 टाइम्स रिजल्ट आता है। ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी को मैक्सिमाइज करने में कहां तक सफल हुआ, तो ये 2 टाइम्स दर्शाता है ये रिलेशन। इसका मतलब हुआ कि अगर सेल्स में कोई भी डेविएशन आता है, चेंजेज आता है, जैसे सेल्स अगर 10% बढ़ता है तो 10 इंटू 2 20% ईबीआईटी बढ़ जाएगा। अगर सेल्स 50% बढ़ता है तो ये 100% बढ़ेगा। यहाँ पे इसीलिए हमने कंपैरेटिव एग्जांपल लिया कि 2019 में, ये 2020 का फिगर है, 2020 में आप देखें तो ईबीआईटी 2 लाख से 4 लाख हो गया, क्योंकि सेल्स 10 लाख से 15 लाख है। सेल्स में कितना परसेंट इंक्रीमेंट है? 10 लाख का 50% 5 लाख और 10 प्लस 5 15 लाख, यानी 1.5 गुना है। 150% हो गया तो इंक्रीमेंट तो 50% ना हुआ, लेकिन प्रॉफिट में कितना हो रहा है? 50 इंटू 2 100% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये किसके कारण हो रहा है? ऑपरेटिंग लीवरेज के कारण हो रहा है ना। ये फिक्स्ड है। लेकिन अगर यही हम एक और एग्जांपल ले लें कि सेल्स अगर 50% डाउन हो जाता है, तो सेल्स 50% अगर डाउन होगा तो क्या होगा? 5 लाख हो जाएगा। ये 3 लाख माइनस होगा 2 लाख, और 2 लाख में 2 लाख फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट करेंगे तो 0 ईबीआईटी आएगा। ये दर्शाता है, ये 2 टाइम्स जो रिलेशनशिप दिखा रहा है वह ये बतला रहा है कि अगर आपका टर्नओवर स्लैश डाउन होता है तो उसका खामियाजा भी आपको उतना ही अधिक भुगतना पड़ेगा लॉस के रूप में। अगर आपका ग्रो करता है सेल्स तो उसका एडवांटेज आपको मिलेगा। तो इसको अगर ईबीआईटी और कंट्रीब्यूशन का रिलेशनशिप ऑपरेटिंग लीवरेज होगा, जिसको हम दिखाएंगे फॉर्मुलेट करके। अब आप यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए। अब ईबीआईटी जो 2 लाख है और इंटरेस्ट चार्ज जो फिक्स्ड घटाने के बाद 1.5 लाख हुआ, तो 2 लाख से और 1.5 लाख में वेरिएशन जो आ रहा है उसमें भूमिका किसकी है? इंटरेस्ट की है। तो इसको हम लोग फाइनेंशियल लीवरेज कहेंगे। अब आप 1.5 लाख और 2 लाख के बीच रेशियो निकालो। ये जितना हाई होगा मल्टीपल उतना ही ज़्यादा आपका रिजल्ट होगा। अब आप यहाँ पे देखो कि 50% बढ़ा है, 100% बढ़ा है, जबकि सेल्स में कितना चेंज हुआ? 50% का। तो ये प्रॉफिट में कितना चेंजेज आ रहा है? 1.5 लाख से 3.5 लाख। तो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस का कंट्रीब्यूशन 2 टाइम्स था, और जबकि ये फिक्स फाइनेंशियल चार्ज जो है इंटरेस्ट, उसका कंट्रीब्यूशन क्या बता रहा है? लीवरेज कि 2 गुना से भी ज़्यादा। तो दोनों प्रकार का जो फिक्स चार्ज है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग एंड फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, ये दोनों का भूमिका किस चीज़ में हो रहा है? यानी रिटर्न को मैग्नीफाई करने में हो रहा है। लेकिन ये याद रहे, टैक्स मान लिया हमने 50% है तो शेयर होल्डर के लिए ये दोनों बचा। अब नंबर ऑफ शेयर्स सपोज कीजिए कि 10,000 है, यानी इक्विटी शेयर जो कंपनी ने इशू कर रखा अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में वो 10,000 इन नंबर से। तो 75,000 में 10,000 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 7.5 आएगा। तो मान लिया लेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू 10,000 है, तो और ईपीएस इज इक्वल टू, जैसा कि आप रेशियो एनालिसिस में पढ़े होंगे, पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2019 में 75,000 पैट है और डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल टू 7.5 पर शेयर। और 2020 में क्या हो जाएगा?
1,75,000 डिवाइडेड बाई 10,000 तो 17.5, 7.5 पर शेयर। और अभी अर्निंग कितना है 17.5 पर शेयर, यानी 17.5 रुपया हो गया 750 रुपया से बढ़ के, तो दुगुने से भी ज़्यादा, है ना। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो जो पर्पस था कि रिटर्न टू ऑनर को मैक्सिमाइज करना, ये दोनों की भूमिका अच्छी रही। कब? जब सेल्स इन प्रोग्रेस था। अगर सेल्स डाउनवर्ड होगा तो दोनों की भूमिका लॉस सफ़र कराने में भी अच्छी होगी। इसीलिए लिवरेज जितना हाई होता है वो रिस्की होता है, चाहे वो फाइनेंशियल लिवरेज हो चाहे वो ऑपरेटिंग लिवरेज हो। लो होने से रिस्क कम होता है, और रिस्क उठाने की एबिलिटी फर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि फर्म स्टेबिलिटी है उसके बिजनेस में, उसके मार्केट शेयर ग्रो कर रहे हैं प्रोडक्ट के, तो नेचुरली वो रिस्क लेने की क्षमता उसमें है। तो जो फर्म डिजर्व करता है वही इस लिवरेज का इस्तेमाल कर सकता है ना। अब इस चीज़ को हम लोग फॉर्मूला बेस पे देखेंगे इंडिविजुअली।